जय हिंद। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी और हमने लास्ट में पढ़ा था एरा ऑफ मॉडरेट्स के बारे में। और एक बेसिक लेवल पे हमने ये समझा था कि ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स थे उनके कामकाज करने का तरीका क्या था। आज के सेशन में हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स थे, जितने भी मॉडरेट नेशनलिस्ट थे, इन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया इनिशियल फेज में, किस तरीके से इन्होंने मासेस को यूनाइट किया और एक एंटी ब्रिटिश ओपिनियन डेवलप किया, एग्जैक्टली क्या क्या डिमांड्स रखी और क्या क्या स्टेप्स लिए। जैसे हम बात करेंगे इकोनॉमिक क्रिटिक्यू ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, और ये मॉडरेट फेज के लीडर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज का इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया। इस इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म के तहत क्या कहा गया उसके बारे में अपन बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इन्होंने डिमांड की, क्या डिमांड्स रखी उनको अपन देखेंगे। कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने कैंपेन्स किए और क्या डिमांड्स रखी उनको अपन देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। इन सब चीज़ों के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। बेसिकली हम देखेंगे कि ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स थे इन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से मासेस को यूनाइट किया है और किस तरीके से एंटी ब्रिटिश ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स थे इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक्यू ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म प्रेजेंट किया और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था इनका, ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज का इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म। मॉडरेट फेज के लीडर्स ने मासेस को ये बताने की शुरुआत करी कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी कल तक सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था उसको ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज के तहत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और मॉडरेट फेज के वो लीडर्स जिन्होंने ये इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया उनके नाम क्या हैं। एक हैं दादा भाई नेहरू, दूसरे हैं आर.सी. दत्ता, फिर हैं दिनशो वाचा और इसके अलावा एम.जी. रानाडे। ये वो पॉपुलर मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया। इनफैक्ट आर.सी. दत्ता साहब की एक बड़ी पॉपुलर किताब है जिसके 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे। एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1901 में और दूसरा वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1903 में। इस किताब के बारे में हमने बात की है एक सेशन में। इस बुक का नाम क्या है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म के तहत एक थ्योरी सामने रखी। उस थ्योरी को बुलाया ड्रेन थ्योरी या फिर इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बुलाया जाता है। और इस ड्रेन थ्योरी के तहत इन लोगों ने बताया कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं कि कल तक जो इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी उसको आज की डेट में कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब क्या है इसका, कल तक ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। इनफैक्ट हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं अच्छी क्वालिटी के वो यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट किए जाते थे, बेचे जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आए और फिर वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए कि उन्होंने हमारी इस इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया इसका मतलब क्या है कि आज की डेट में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो रॉ मटेरियल्स की सप्लायर बन के रह गई है और यहाँ से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन वगैरह सप्लाई किया जाता है यूरोप में, और वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उन इंडस्ट्रीज़ में फिनिश्ड गुड्स बनते हैं और वो फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में बेचे जाते हैं। मतलब एक तरीके से मार्केट बना दिया गया है हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ का। और ये कैसे हुआ अपन ने पढ़ा हुआ है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का मैनिपुलेशन किया जाता था। ये एक सेशन में हमने बात की थी कि होता क्या था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से जो भी फिनिश्ड गुड्स बन के जा रहे हैं उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर देते थे। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है तो महंगा हो जाएगा कपड़ा, और महंगा कपड़ा कोई खरीदता नहीं है। और दूसरा क्या करते थे कि यूरोप से जो भी फिनिश्ड गुड्स बन के आ रहे थे उन पे इंपोर्ट ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो वो कपड़ा हमारे मार्केट में सस्ता हो गया। अब सोच के देखो, इंडियंस जो कि बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने जानकार नहीं थे, कॉलोनी में रह रहे थे और उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ लगाई जा रही हैं, उनको क्या पता कि ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
उनको तो दिख रहा था कि यार हमारा कपड़ा महंगा पड़ रहा है और जो विदेश से इंडस्ट्रीज से बन के कपड़ा आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है, वो कौन सा कपड़ा खरीदेंगे, सस्ता वाला कपड़ा खरीदेंगे। अब जब हमारे फिनिश्ड गुड को कोई हमारे मार्केट में ही नहीं खरीदेगा तो उसको बनाएंगे क्यों? तो फिर अल्टीमेटली क्या होने लगा कि हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो रॉ मटेरियल की सप्लाई करने लगे, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। यूरोप में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ब्रिटेन में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे फिनिश्ड गुड बन रहा है और वो फिनिश्ड गुड बन के वापस से कहां भेजा जा रहा है? इंडियन मार्केट में भेजा जा रहा है। कल तक जो हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हुआ करती थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसको एक कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं, इन्होंने एक ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने की शुरुआत करी और इन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ने इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की पॉवर्टी के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए। और सबसे खास बात क्या है इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म की, कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की जाती है तो उसका इम्पैक्ट सभी कास्ट, सभी क्लास के लोगों पे देखने को मिलता है, फिर चाहे वो इंसान पीजेंट हो और फिर चाहे वो इंसान कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करता हो। तो जब मॉडरेट फेज के लीडर्स ने इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया तो सभी क्लासेस के लोग यूनाइट हुए और सिर्फ क्रिटिसिज्म प्रेजेंट नहीं किया, सॉल्यूशन के बारे में भी इन्होंने बातचीत की। इन्होंने बोला कि हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी को सुधारने की ज़रूरत है और इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ को लगाने की ज़रूरत है। और भी डिमांड्स रखी, जैसे लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, ये डिमांड रखी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। जैसे सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए, प्लांटेशन लेबर जितने भी हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाए। ऐसी बहुत सारी डिमांड्स भी इन मॉडरेट फेज के लीडर्स ने रखी। देखो, पॉपुलर लीडर्स, मॉडरेट फेज के लीडर्स जिन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक्यू को प्रेजेंट किया, उनके नाम क्या हैं? दादा भाई नेरोजी, आर.सी. दत्ता, दिनशो वाचा और एम.जी. रानडे। और इनकी थ्योरी को क्या बुलाया जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या ड्रेन थ्योरी। और इस ड्रेन थ्योरी के तहत इन्होंने ये कहा कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं जिसके थ्रू कल तक जो हमारी इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी वो अब एक कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। मतलब आज की डेट में हम रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स बन के रह गए हैं और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं उनका मार्केट बना दिया गया है हमारे कंट्री में, हमारा अपना कुछ नहीं रहा है। और ये जो पॉलिसीज हैं इसकी वजह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी आ रही है, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिल रही है। और जब ये इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया गया तो सभी क्लासेस के लोग इसके अगेंस्ट में यूनाइट हुए। सॉल्यूशन के तौर पे इन्होंने ये कहा कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का दूसरा एस्पेक्ट भी है कि ये जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? हमारे कंट्री में जो पैसा जनरेट हो रहा है उससे हो रहा है। ये जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं जो कि अंग्रेज हैं उनको इतनी बड़ी तगड़ी तगड़ी सैलरीज दी जा रही हैं, ये कहाँ से दी जा रही हैं? हमारी कंट्री में से दी जा रही हैं। लेकिन ये पैसा लेके कहाँ चले जाते हैं? ब्रिटेन में चले जाते हैं। मतलब जो हमारा पैसा है जो कि हमारे कंट्री में यूज़ होना चाहिए वो हमारे कंट्री में यूज़ नहीं हो रहा है। कहाँ यूज़ हो रहा है? यूरोप में यूज़ हो रहा है। कहाँ यूज़ हो रहा है? इंग्लैंड में यूज़ हो रहा है। तो एक तो ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स हैं इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड करी और एक प्रोपेगेंडा जनरेट करने की भी इन्होंने शुरुआत करी, एक एंटी ब्रिटिश ओपिनियन डेवलप करने की भी इन्होंने शुरुआत करी। देखो हो क्या रहा था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। लेकिन ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट बॉडी थी। मतलब कहने के लिए, दिखाने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में इस काउंसिल को कोई भी पावर नहीं दी गई थी। 1861 के एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और अगले 30 साल में 1862 से लेके 1892 के बीच में इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ 45 इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। सोचो 30 साल में सिर्फ 45 इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए गए इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये जो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए जा रहे थे इसमें ये भी ध्यान रखा जा रहा था कि ऐसे इंडियंस को नॉमिनेट किया जाए जो कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल हों। कुछ 2-4 ऐसे मेंबर्स थे जो कि इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे जिनको कि नॉमिनेट किया गया इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
जैसे सैयद अहमद खान, जैसे किरतोस दास पाल, जैसे रास बिहारी घोष। ये वो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे जो कि नॉमिनेट किए गए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और जिन्होंने इंडियंस के लिए कुछ डिमांड्स रखने की कोशिश करी। बाकी ज़्यादातर ये जो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए गए वो ऐसे मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थे। एक तो काउंसिल ही पावरलेस थी, एक्चुअल में कोई भी पावर नहीं दी गई थी, और दूसरा ये जो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट भी किए जा रहे थे इसमें भी कॉन्शियसली ये ध्यान रखा जा रहा था कि ऐसे इंडियंस को नॉमिनेट किया जाए जो कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल हों। मतलब किसी भी तरीके से कोई चांस नहीं देना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को कि वो किसी भी तरीके से अपनी डिमांड्स को रख लें, किसी भी तरीके से रिफॉर्म्स की बातचीत कर लें। लेकिन फिर 1885 में कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया और मॉडरेट फेज के लीडर्स आए, और इन मॉडरेट फेज के लीडर्स ने नोटिस किया, इन्होंने ध्यान दिया कि यार ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको 1861 के एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में इसके पास में कोई पावर तो है ही नहीं। तो इन्होंने डिमांड्स रखने की शुरुआत करी, और इन्होंने डिमांड क्या रखी? एक तो इन्होंने डिमांड रखी कि इस काउंसिल को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, इसमें और इंडियंस को ऐड किया जाना चाहिए। और दूसरा इन्होंने डिमांड करी कि इस काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, इस काउंसिल को और पावर दी जानी चाहिए, स्पेशली फाइनेंस के मामले में जो पावर है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी जानी चाहिए। दो डिमांड्स, एक क्या कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और इंडियंस को इसमें ऐड किया जाना चाहिए, और दूसरा काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, इस काउंसिल को और पावर मिलनी चाहिए। ये डिमांड्स रख रहे थे मॉडरेट फेज के लीडर्स। और इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। कौन सा एक्ट लाया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या लिखा गया, क्या कहा गया? एक तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, रेज कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंसेस के लेवल पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनमें एडिशनल मेंबर्स के नंबर को रेज कर दिया गया। मतलब कुछ हद तक एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल वाली जो डिमांड है उसको मान लिया गया है इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। कितना नंबर रेज किया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बोला गया कि गवर्नर जनरल जो है वो 10 से 16 के बीच में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रख सकते हैं। 1861 के एक्ट के थ्रू ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर था वो कितना था? 6 से 10 के बीच में। अभी नंबर बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया? 10 से 16 के बीच में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रखा जा सकता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे इनको नॉमिनेट कौन करेगा? इनको नॉमिनेट करेगा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेंबर्स हैं और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करेंगे इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो गई है भाई। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं वो अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं कहाँ पर? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो एक तो एडिशनल मेंबर्स के नंबर को रेज कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10 से 16 के बीच में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता था, और नॉमिनेट करके भेज कौन रहा था? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत आगे अपन पढ़ेंगे। बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई और क्वेश्चंस पूछने की परमिशन दे दी गई। दो तीन चीज़ें की गई। एक तो एडिशनल मेंबर्स का जो नंबर है उसको रेज कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10 से 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है। कौन करेगा नॉमिनेट? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स। बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई और क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। लेकिन ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है इसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? एक तो ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी को रिटेन किया गया। मतलब ऐसे मेंबर्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, ऐसे मेंबर्स की मेजॉरिटी को रिटेन किया गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं किया करते थे। तो जो पकड़ है वो अभी भी किसके हाथ में है? वो हाथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के, बिकॉज मेजॉरिटी किसकी है? ऑफिशियल मेंबर्स की है। दूसरा, ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें नंबर को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन 1909 तक
ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये ऑन एन एवरेज एक साल में सिर्फ 13 दिन के लिए मिली। मतलब आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है बॉडी कि पूरे 365 दिन में सिर्फ 13 दिन के लिए मिल रही है। ऑन एन एवरेज 1909 तक एक साल में सिर्फ 13 दिन के लिए मिल रही है बॉडी। मतलब जितना भी काम काज है इंपॉर्टेंट वो गवर्नर जनरल, वो वाइसरॉय अपने लेवल पे कर रहे हैं। इस बॉडी को तो अभी भी नाम के लिए, दिखाने के लिए बिठाया हुआ है। बजट को डिस्कस करने की परमिशन तो दे दी गई, लेकिन बजट पे वोट नहीं किया जा सकता था, बजट को अमेंड नहीं किया जा सकता था। अच्छा है बुरा है, जैसा भी बजट लाया गया है उसको डिस्कस कर लो आप, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, उस पर वोट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो लेकिन सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछी जा सकती हैं। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जो भी आंसर दिया गया उसको सुनो और चुपचाप रहो। सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछी जा सकती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में इस काउंसिल एक्ट के थ्रू कुछ किया गया क्या? कुछ नहीं हुआ। ऑफिशियल मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है उसको रिटेन किया गया है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में पावर अभी भी किसके हाथ में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये मिल भी नहीं रही है, और मिल नहीं रही है इससे इसकी इंपॉर्टेंस समझी जा सकती है। भाई अगर इंपॉर्टेंट होती तो मिलती ना, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी थी ही नहीं। बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई है, लेकिन डिस्कस करके करोगे क्या? उसको आप बदल नहीं सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते हो। उसमें अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप कुछ बदलाव सजेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसा बजट है वैसा बजट रहेगा। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, लेकिन जो भी आपको आंसर दे दिया गया है उसको सुनो और चुपचाप रहो। सप्लीमेंट्रीज आप नहीं पूछ सकते हो। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू भी कोई भी रिफॉर्म्स नहीं किए गए, सिर्फ दिखावे का काम किया गया। और जब ये रिफॉर्म्स आए तो जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स थे उन्होंने इन रिफॉर्म्स को सीवियरली क्रिटिसाइज किया और अपनी डिमांड्स को थोड़ा और वाइडन किया। अब इन्होंने बोला कि देखो इस जो काउंसिल है इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस होने चाहिए। पहले तो क्या बोल रहे थे कि काउंसिल को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, और कुछ हद तक इस काउंसिल को एक्सपेंड किया भी गया इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। लेकिन अब इनको समझ में आया कि एक्सपेंशन से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए मेजॉरिटी। तो इन्होंने बोला इलेक्टेड इंडियंस की मेजॉरिटी होनी चाहिए काउंसिल में। और दूसरा इन्होंने बोला कि बजट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब बजट के ऊपर वोट करने की पावर, बजट को अमेंड करने की पावर जो है वो काउंसिल को मिलनी चाहिए। यहाँ पे बजट को डिस्कस करने की पावर मिली। अब डिमांड रखी जा रही है कि एक तो इलेक्टेड इंडियंस की मेजॉरिटी होनी चाहिए, दूसरा बजट के ऊपर कंट्रोल भी मिलना चाहिए। और एक स्लोगन दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हम सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देंगे अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी तो। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और दादा भाई नेहरूजी, जी.के. गोखले, लोकमान्य तिलक, इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करने की शुरुआत कर दी। दादा भाई नेहरूजी ने डिमांड रखी 1904 में, जी.के. गोखले ने डिमांड रखी 1905 में, लोकमान्य तिलक ने डिमांड रखी 1906 में। मतलब अब अपनी जो लड़ाई है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है। अब हम कंट्रोल भी मांग रहे हैं और अब हम सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड भी रख रहे हैं। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक तरीके से इम्पोर्टेंट बॉडी जैसे इस्टेब्लिश किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो बड़ा साफ था कि दिखाने के लिए एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर दिया गया है। दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम तुम्हारी बात सुन तो रहे हैं, तुम्हारी जो भी समस्या है उसको काउंसिल में आके रखो, हम आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन एक्चुअल में काउंसिल को कोई भी पावर नहीं दी गई थी। इट वॉज अ पावरलेस बॉडी। गुस्से को शांत रखने के लिए, एक तरीके से गुस्सा वेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन इनिशियल फेज के जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने बड़ा स्मार्टली ये जो काउंसिल्स हैं, ये जो फोरम्स हैं, इनको यूज़ किया फॉर वेंटिलेटिंग पॉपुलर ग्रीवेंसेस एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इन काउंसिल्स को यूज़ किया गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। इन काउंसिल्स को यूज़ किया गया पॉपुलर ग्रीवेंसेस को, जो भी शिकायतें हैं उनको सामने रखने के लिए। बड़ा स्मार्टली काम किया उस टाइम के जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स थे, उस टाइम के जितने भी नेशनलिस्ट थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस आइडिया के साथ में आई थी कि ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, एक्चुअल में कोई पावर नहीं देंगे, बस एक माहौल बना के रखेंगे कि देखो हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल हो गई।
अपन ने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक क्रिटिक्यू ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया मॉडरेट फेज के लीडर्स ने। और दूसरा हमने बात करी कि मॉडरेट फेज के लीडर्स ने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिमांड किए और किस तरीके से प्रोपेगेंडा को आगे क्रिएट किया, बढ़ाया। फिर इसके बाद बात आती है कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत खूब सारी डिमांड्स रखी मॉडरेट फेज के लीडर्स ने, जैसे इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। इन्होंने डिमांड रखी कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस को भर्ती किया जाना चाहिए। और उसका एक रीज़न ये था कि देखो जितनी भी हायर पोस्ट थी उन पे ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स को सैलरी मिल रही है यहाँ से, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। मतलब हमारा पैसा जो हमारी कंट्री में यूज़ होना चाहिए वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में इंडियंस को भर्ती किया जाएगा, सैलरी यहाँ पे की जाएगी, सैलरी यहीं रहेगी, यहाँ डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यूज़ होगा। तो एक डिमांड इनकी क्या थी, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। दूसरा इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट किया जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के पास में अगर जुडिशियल फंक्शंस भी हों तो वो हद से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये बोला गया कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट करो। क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑपरेसिव ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो कि ऑपरेसिव थी, जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी, जो कि करप्ट थी, उसको क्रिटिसाइज किया गया। जुडिशियल सिस्टम जो कि एक्सपेंसिव था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग था, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसको अटैक किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी उसको सीवियरली क्रिटिसाइज किया मॉडरेट फेज के लीडर्स ने, जैसे एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, अटैक ऑन अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट के ट्राइबल्स को सप्रेस किया जा रहा था। इन सारे कामों को मॉडरेट फेज के लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया, इनको अटैक किया, बिकॉज इसमें खूब सारा पैसा लग रहा था, इसमें खूब सारे इंडियंस मारे जा रहे थे, खूब सारा खर्चा हो रहा था। तो मॉडरेट फेज के लीडर्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता रहे थे कि भाई ये सब करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, आप फालतू में हमारे पैसे को खर्च कर रहे हो, आप फालतू में हमारे लोगों को लड़ने के लिए भेज रहे हो, आप फालतू में हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली पीछे लेकर जा रहे हो। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। ये जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स थे इन्होंने एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर को इंक्रीज करने की डिमांड करी, जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन पे पैसा इंक्रीज किया जाए, एजुकेशन को डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उसकी भी डिमांड्स रखी। और जितनी भी इंडियन लेबर ब्रिटिश कॉलोनीज़ में काम किया करती थी उनके बेटर ट्रीटमेंट की डिमांड भी रखी गई। देखो क्या क्या डिमांड्स रखी, एक तो गवर्नमेंट सर्विसेज का इंडियनाइजेशन, दूसरा जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया जाना चाहिए, तीसरा ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिर इसके अलावा अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को ख़त्म किया जाना चाहिए, और ये जितने भी अटैक्स वगैरह किए जा रहे हैं, ये जितने भी एनेक्सेशंस वगैरह किए जा रहे हैं, ये जितने भी सप्रेशन वगैरह किए जा रहे हैं, इनको बंद करने की ज़रूरत है। वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, डिमांड की इसकी, एजुकेशन पे करो, एग्रीकल्चर पे करो, हेल्थ पे करो, सैनिटेशन पे करो। और ब्रिटिश कॉलोनीज़ में जितनी भी इंडियन लेबर्स थी उनका बेटर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, इसकी भी डिमांड रखी मॉडरेट फेज के लीडर्स ने। और फाइनली मॉडरेट फेज के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी डिमांड्स रखी, जैसे राइट टू स्पीच की डिमांड रखी गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड की गई, राइट टू एसोसिएशन की डिमांड रखी गई। और ये जो सिविल राइट्स का डिफेंस है ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का बड़ा इंटीग्रल पार्ट रहा है। और इन्हीं सभी डिमांड्स को रखते हुए हमारे जितने भी मॉडरेट फेज के लीडर्स हुए उन्होंने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया और एक ग्राउंड प्रिपेयर किया, एक बड़े नेशनल मूवमेंट के लिए तैयारी की, इंडियंस को यूनाइट किया, इंडियंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश ओपिनियन डेवलप किया। और इन्हीं सब एफर्ट्स का नतीजा है कि अल्टीमेटली हमारे कंट्री में इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा हो पाया। और इसके साथ मॉडरेट नेशनलिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बातचीत खत्म हो गई अपनी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, इन जनरल कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके बता देना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।